कुछ सवाल पर काम किए थे, आगे कुछ बाकी क्वेश्चन है उस पर हम काम करते हैं। देखिएगा, हम आपसे कल भी पहले भी बोले थे, कल भी बोले थे और आगे भी बोलते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो हर एक क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पर ड्राइव किया जाएगा, हर एक सवाल को बनाया जाएगा। आप खाली वीडियो देखते रहिए, हर बात पढ़िए, सुनिए, असाइनमेंट बनाइए, 100% आपका सारा डाउट्स जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत होगा उस चीज को जो है यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। देखिएगा, टाइप 8 में जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में, 50 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। दिखाए कि किसी त्रिभुज के में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। लाइट एक ऑफ कर दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा, ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ क्या दीजिएगा, त्रिभुज दीजिएगा, एक ए बी सी, एक त्रिभुज है, डी ई, ठीक है। तो हम मानते हैं कि क्या सिद्ध करना है जी, तीसरी भुजा के समांतर होती है, आपको साबित करना है कि डीई जो है वह पैरेलल है बीसी के, और ये भी साबित करना है कि डीई जो है वह हाफ बीसी, यानी बीसी के लंबाई के क्या है, आधा है। आइए देखते हैं। ले वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ, पीवी का क्या मतलब हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जारी रखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ यानी स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी। यानी ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कहने का मतलब है कि ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी, और सी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी। तो देखिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका सी है, तो ई का क्या होगा, मिडिल पॉइंट है, ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। उसी प्रकार डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब बटा वेक्टर 2। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी बाई 2। समझ रहा है ना जी, समझ जाइएगा, लिखने पर ही जो है ज्यादा घचपच हो जाएगा। यानी ए प्लस बी बाई 2। तो आइए देखते हैं, आप कुछ चीज निकालते हैं और डाटा से यहाँ क्लियर करते हैं कि जैसे आपको कहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो डी का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी बाई 2। नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। नहीं, अब देखिएगा, यदि यहां से हम आपसे कहें डीई, तो डीई बराबर क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी ई के पोजीशन वेक्टर में से क्या घटा दीजिए, डी का पोजीशन वेक्टर। तो ई का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए प्लस सी बाई 2 माइनस वेक्टर डी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, वेक्टर ए प्लस बी बाई 2, यही ना। तो यहां तो सब माइनस में है, तो माइनस से सब में गुना होगा, तब डीई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी डीई बराबर हो जाएगा, ए से ये कट जाएगा, यानी यहां बच जाएगा 1/2, और यहां हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। एक बात बताइए कि जब वेक्टर ए बी रहता था तब पोजीशन वेक्टर में क्या लिखते थे, स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। उसी प्रकार अगर वेक्टर बी सी रहे तो क्या लिखते थे, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए। तो सी माइनस ए रहेगा तो उसके बदले क्या लिखेंगे जी, वेक्टर बी सी लिखेंगे। तो यहां से वेक्टर डी ई बराबर 1/2 वेक्टर बी सी।
यानी सी माइनस बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर बी सी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का जो है वो लैम्डा टाइम है, यानी एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम है। इसका क्या मतलब है जी, इसका सीधा मतलब है कि डीई, वेक्टर डीई पैरेलल टू वेक्टर बीसी, यानी डीई क्या है, पैरेलल है वेक्टर बीसी का। क्यों पैरेलल है, क्योंकि डीई बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर बीसी। अब देखिएगा यदि हम आपको यहां लिखे मॉडुलस ऑफ वेक्टर डीई, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर डीई का क्या मतलब होता है जी, नॉर्मल में डीई। मॉडुलस ऑफ वेक्टर डीई का क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड, मापांक यानी स्केलर राशि, यह बराबर हाफ बीसी है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें यानी 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बीसी बराबर 1/2 बीसी। तो पूरा बात से क्या निष्कर्ष निकला जी, इस बात से निष्कर्ष यह निकला कि हैंस वेक्टर डीई जो है वह पैरेलल है वेक्टर बीसी के, एंड डीई बराबर, वेक्टर डीई बराबर, वेक्टर डी नहीं और मैग्नीट्यूड लंबाई हो गया, यानी डीई बराबर 1/2 बीसी, यानी डीई जो है बीसी के लंबाई के कितना है, आधा है। यानी दोनों डाटा हम लोग को प्रूफ करना था, यानी बीसी में 2 से गुना, 2 से भाग कर देंगे तो यह इसके बराबर होगा, यानी डीई जो है इस बीसी के लंबाई के क्या है, हाफ है, आधी है। तो यही हम लोग को साबित करना था, तो पहला साबित करना है डी पैरेलल बीसी है, यह दोनों पैरेलल है, और लंबाई में डीई जो है वह बीसी के लंबाई के क्या है, आधी है। समझ रहे हैं बात ना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दीजिएगा सभी कोई हेडिंग में, 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, या किसी विद्यार्थी का बना है जी, पढ़िए तो सभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एबीसीडी कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। फिगर तो हम बहुत अच्छा बनाते नहीं हैं, जानते हैं, आप एक बना लीजिएगा। ए बी सी डी पी क्यू, देखिएगा यहां ऊपर से, माना कि लेट, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, कितना नंबर था क्वेश्चन जी, 17 नंबर लिख लीजिएगा, 16 नंबर लिख लीजिएगा। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर पीवी माने पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर है जी, पोजीशन वेक्टर है पीवी ऑफ वर्टिसेस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वर्टिसेस क्या है, ए बी सी एंड डी, यानी ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो एक बात बताइएगा, पी का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे जी, पी के पोजीशन वेक्टर को ओपी लिख सकते हैं, पी के पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओपी। तो इसका ए है, इसका छोटा डी है, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस डी बाई 2, यानी मान लीजिए इसका है ए, इसका है बी, इसका है स्मॉल सी और इसका है स्मॉल डी, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बाई 2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, इसका हो गया वेक्टर ए प्लस डी बाई 2 और इसका हो गया वेक्टर बी प्लस सी बाई 2, यही ना जी। आगे देखिएगा ओपी, तो ओपी बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बाई 2, और ओ क्यू यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, यह हो गया किसका पोजीशन वेक्टर, क्यू का। अब यहां से देखिएगा कि अगर हमको निकालना हो वेक्टर पी क्यू,
काम कीजिएगा, PQ हम लोग निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। एक और बात देखिएगा कि समलंब चतुर्भुज है, तो एक बात आप देखते होंगे, चूंकि BC जो है पैरेलल है किसके, वेक्टर AB के। इसका मतलब है पैरेलल है तो DC बराबर आता होगा लैम्डा टाइम वेक्टर AB, या DC को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C माइनस वेक्टर D बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर B माइनस वेक्टर A। यानी CD जहां रहे, DC जहां रहे, या C माइनस D जहां रहे, उसके बदले यह नाम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं जी। अब आइएगा कि अगर हम आपसे यहां से कहें कि वेक्टर PQ निकालिए, क्या निकालिए, वेक्टर PQ, तब PQ बराबर क्या लिखिएगा, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो यहां क्या लिखिएगा, वेक्टर B प्लस C/2 और माइनस वेक्टर A प्लस D/2, यही ना लिखिएगा जी। तो पूरा बाटा में क्या लिख सकते हैं, 1/2 और वेक्टर B माइनस A प्लस वेक्टर C माइनस D लिख सकते हैं जी। इसको सोल्व कर लीजिएगा, B माइनस A बटा C माइनस D/2। कैलकुलेशन थोड़ा आप अपने से बारीकी से कीजिएगा। अब यहां देखिए तो C माइनस D के बदले यहां क्या रख सकते हैं जी, C माइनस D के बदले रख सकते हैं लैम्डा B माइनस 1 रख सकते हैं जी। यानी वेक्टर PQ बराबर हो गया 1/2 वेक्टर B माइनस A प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर B माइनस A। कहां से, तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 से। यानी समीकरण 1 में C माइनस D के बदले क्या रख सकते हैं जी, क्या रख सकते हैं, यानी लैम्डा B माइनस A। अब यहां से B माइनस A अगर कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा जी, यानी वेक्टर PQ, तो अगर B माइनस A कॉमन कर लिए 1/2, 1/2 तो दोनों में है, तो B माइनस A कॉमन कर लिए, वेक्टर B माइनस A कॉमन कर लिए, तो क्या बचा 1 प्लस लैम्डा, यही ना बचा जी। खूब बारीकी से देखिए तो यहां से B माइनस A कॉमन हो गया तो क्या बचा, यहां बचा 1 है, यहां बचा लैम्डा। B माइनस A के बदले क्या लिख सकते हैं जी, अब B माइनस A के बदले क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं B माइनस A के बदले। अच्छा इसको अभी यहीं पर आने दीजिए, फिगर थोड़ा सा आप क्रिएट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसको हम मिटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, फिगर आप क्रिएट कर लीजिएगा, इस फिगर को मिटाएंगे, फिर यहां से लिखना पड़ेगा सब। इसको कर देते हैं 2 नंबर, मिटाइएगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं अब आगे देखिएगा। तो इस पूरी बात को यहां से क्या लिख सकते हैं जी, इस पूरी बात को लिख सकते हैं यहां से वेक्टर PQ बराबर 1/2 1 प्लस लैम्डा I इंटू वेक्टर AB। B माइनस A को AB नहीं लिख सकते हैं, कितना बारी बात हम लोग पढ़े हैं, C माइनस B को जैसे BC लिखे थे, तो यहाँ पर B माइनस A को क्या लिख देंगे, AB वेक्टर AB, क्योंकि वेक्टर AB को क्या लिखते हैं, स्मॉल b माइनस स्मॉल a। जब स्मॉल b माइनस स्मॉल a है, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर AB। आया पूरा क्या है जी, एक स्केलर है, अदिश है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ गया, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ गया। इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है देयरफॉर वेक्टर PQ जो है पैरेलल है वेक्टर AB का। बट माने लेकिन यहां से क्या मिला है कि वेक्टर DC जो है
डीसी जो है यह पैरेलल है, क्या है, यह पैरेलल है किसके, AB का। तो इसका मतलब है PQ और DC आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो वेक्टर PQ पैरेलल टू वेक्टर DC, यही ना साबित करना था जी, पहला बात हो गया। अब दूसरा बात क्या कह रहा है, दूसरा बात कह रहा है कि इसके समानांतर, इसकी लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाइयों के जोगफल का आधा होता है। इसकी लंबाई समानांतर भुजाओं की लंबाइयों के जोगफल का आधा होता है। तो पहले समानांतर भुजा निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा जी। तो समानांतर भुजा कौन कौन था, यानी था वेक्टर AB प्लस वेक्टर DC, यही ना जी। यानी तो जब लंबाई निकालना है तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB और मॉडुलस ऑफ वेक्टर DC बराबर वेक्टर AB प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर DC के बदले क्या रख सकते हैं, यहां से देखिए तो ए विद्यार्थी, वेक्टर DC के बदले क्या रख सकते हैं, लैम्डा वेक्टर AB। और चूंकि सबका मॉडुलस लगा रहे हैं तो यू मॉडुलस में रहेगा। तो इस पूरे बात को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, यानी लैम्डा का मॉडुलस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, अब मॉडुलस वेक्टर AB। यही है ना जी। अब देखिए तो दोनों जगह से मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB कॉमन हो जाएगा। तो क्या, तो यहां पर जो आप दिख रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर DC बराबर, यहां से मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा विद्यार्थी, 1 प्लस लैम्डा, यही ना बचेगा, नहीं बचेगा। अब एक बात देखिएगा कि अगर हम दोनों में, दोनों डाटा जो दिया गया है दोनों में क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो देखिएगा क्या होगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर DC बराबर 1/2 1 प्लस लैम्डा I इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB। तो एक बात बताइए तो जी, ये पूरा के बदले क्या रख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ रख सकते हैं जी। वेक्टर PQ का मान इतना दिया गया है, वेक्टर PQ का मान इतना दिया गया है, तो ये पूरा के बदले, ये पूरा डाटा जो आपको दिया गया है, ये पूरा डाटा के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं जी, अरे विद्यार्थी सॉरी, पूरा डाटा के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉडुलस नहीं लगा रहता तो ये पूरा के बदले रखते सिर्फ क्या चीज, PQ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडुलस है, सब पॉजिटिव डाटा है, तो क्या लिखेंगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर DC बराबर, ये पूरा के बदले क्या रख सकते हैं, वेक्टर PQ के बदले क्या रख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ। यही ना साबित करना था जी। मान लीजिए इसका नाम रखते हैं 1, इसका 2, इसको रख दीजिए 3। तो यार DC का वैल्यू कहां से आया, या लैम्डा DC के बदले कहां से रखे, लैम्डा वेक्टर AB, DC के बदले यहाँ पर बगल में लिख दीजिए, चूंकि यहाँ लिख दीजिए सिंस वेक्टर DC बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर AB। तो जब DC मॉडुलस में है तो AB डाटा किस में हो जाएगा, मॉडुलस में, और लैम्डा यहाँ किन चीजों में है, पॉजिटिव में है। मॉडुलस ऑफ लैम्डा लिखिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में लैम्डा आएगा, नहीं। फिर यहाँ पर जब आप देखें तो अगला स्टेप में यहाँ क्या किया गया है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB कॉमन कर लिया गया था, यहाँ क्या आया, 1 प्लस लैम्डा आया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यह जो पूरा डाटा आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा रहा था, सिर्फ लगा रहा था वेक्टर AB, तो ये पूरा के बदले क्या रख देते, क्या रख देते जी, सिर्फ वेक्टर PQ रख देते। लेकिन यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है तो PQ पर भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। आया कहां से आया, तो फ्रॉम 3 नंबर समीकरण, यानी 3 नंबर से आया, यही ना।
तो इस पूरी बात का क्या मतलब हुआ जी? और अपना सवाल पूरा एक बार विस्तार से पढ़िएगा। क्या था क्वेश्चन कि साबित करें कि किसी समलंब चतुर्भुज के दो और समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, थोड़ा सा फिगर यहाँ फिर क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ए बी सी डी पी क्यू। तो साबित करें कि किसी समलंब चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, तो असमांतर भुजा यही ना है ए डी और बी सी, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा इसके समांतर होती है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसके समांतर भुजाओं के समांतर होती है। तो समांतर भुजा यही ना है, तो इसके आपस में क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर आइए गया कि DC जो है पैरेलल है PQ के, और PQ पैरेलल है DC के। नहीं तो यहाँ से आप दोनों डाटा आपको दिखाई दे रहा है कि अब PQ जो है वह DC के भी पैरेलल हो गया, अब PQ AB के भी पैरेलल हो गया। तो पहला बात दिखा दिए। दूसरा बात क्या था कि दिखाना था इसकी लंबाई, समानांतर भुजाओं की लंबाई के जोगफल का आधा होता है। समानांतर भुजा कौन कौन है? AB या DC, तो इसके जोगफल का कितना है? आधा, यानी इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो अब यह इसके बराबर होगा। तो यही क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना था। पूरे डाटा को लिख लीजिए और इसमें हम कुछ कुछ शॉर्ट कर करके लिखे हैं। बोर्ड पर जगह कम था तो बहुत ऐसे पॉइंट जो है कि डायरेक्ट मैटर लिखे हैं। आप इसको वीडियो को 2-3 बार खूब अच्छा तरीका से जो है पढ़िएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा और सवाल को 2 बार 3 बार खूब पढ़िएगा। समांतर भुजा AB और DC है, असमांतर भुजा AD और BC है। सवाल को 2-3 बार पढ़िएगा और खूब बारीकी से जो है हर एक डाटा को, हर एक बात को लिखिएगा। पूरा आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। 2-3 बार उसको पढ़िएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, हर बात आपका क्लियर हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB को नॉर्मल में क्या लिख सकते हो? 1/2 AB प्लस DC बराबर क्या? खाली है PQ। मॉडुलस लगाने का मतलब या तो मॉडुलस वेक्टर AB लिखिए या नॉर्मल AB लिखिए, मॉडुलस वेक्टर DC लिखिए या सिर्फ DC लिखिए। सब क्या है? लेंथ है, लंबाई है। मिटाया जाए इसको पूरा अच्छा से जो है अरेंज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक सवाल बताना है, उसके लिए कुछ थ्योरम है, खूब बारीकी से देखिएगा। यहां देखिएगा, ट्रायंगल लॉ से अगर हम लोग का है इन ट्रायंगल OLP, ट्रायंगल OLP में ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं जी? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OP बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OL प्लस वेक्टर LP लिख सकते हैं। तो वेक्टर OP बराबर OL को क्या लिख सकते हैं? OL डिस्टेंस क्या दूरी तय कर रहा है? X डिस्टेंस, तो x x एक्सिस के साथ क्या लिखते हैं? I, तो I कैप प्लस LP तो LP दूरी क्या तय कर रहा है? दूरी क्या है? Y, और Y के साथ क्या लेते हैं? J कैप, यानी Y J कैप। अगर मॉडुलस वेक्टर OP निकालें तो मॉडुलस वेक्टर AP क्या हो जाएगा जी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर आपसे कहें अ वेक्टर
यूनिट वेक्टर along वेक्टर ओपी, यानी वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे जी, ओपी कैप बराबर वेक्टर ओपी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, यही ना लिखेंगे। तो मॉडुलस से ओपी का भाग करेंगे तो क्या आएगा, x बटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहां तक खूब बारीकी से आप देखिएगा, यदि हम आपसे पूछें cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या लिखिएगा जी, यहाँ थीटा एंगल है तो cos थीटा बराबर क्या लिखिएगा, x दूरी तय कर रहा है, आधार क्या है x बटा कर्ण का मतलब है ओपी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी कहने का क्या मतलब है जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी कहने का मतलब ओपी, तो ओपी का वैल्यू कितना है, यानी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। अब यहां से अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या पड़ रहा है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है एलपी का दूरी क्या है वाई बटा कर्ण का मतलब ओपी, तो ओपी कितना निकाले हैं, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। तब एक बात बताइए कि अगर cos साइन का मान निकाले हैं, तो अगर इसी बात को हम लोग अलग अलग लिख दें, यानी ओपी कैप बराबर क्या लिख देते हैं जी, x बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो खूब बारीकी से देखिएगा, ओपी कैप बराबर ये पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं जी, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आई समझ रहे हैं बात जी, आई पूरा के दाम में यदि r दे दे तो एक मतलब है कि यह जो वेक्टर r है या वेक्टर r क्या है जी, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, यानी वेक्टर ओपी कैप बराबर क्या आ गया, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि वेक्टर ओपी क्या है, यूनिट वेक्टर है, आपसे हम क्या कहते हैं कि वेक्टर ओपी यूनिट वेक्टर है, क्या दिया है, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसके मॉडुलस का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी अगर हम आपसे पूछें कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर ओपी बराबर, अगर मान लीजिए इसका नाम देते हैं r दिया गया है, तो बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर r बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंदर क्या लिखेंगे जी, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी कहिए, चाहे सिर्फ ओपी कहिए, चाहे मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर कहिए, चाहे सिर्फ आर कहिए, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है जी, वेक्टर ओपी इज कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है। समझ रहे हैं ना जी, यानी इसका मतलब है कि ओपी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी ओपी कितना इकाई का है, 1 इकाई का। क्यों, क्योंकि एक क्या चीज दिया गया है जी, क्या दिया गया है, तो ओपी क्या दिया गया है जी, यूनिट वेक्टर, यानी ओपी कैप बराबर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यह जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में होता है, माने घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई के दिशा में क्या होगा, cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो यहां से आप रिजल्ट देखें कि ट्रायंगल लॉ से कैसे निकला कि आज के बाद डायरेक्ट अगर दिया गया हो, एंगल दिया गया हो, तो डायरेक्ट आप वेक्टर r बराबर क्या लिख सकते हैं जी, r बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यानी वेक्टर ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ रहे हैं बात ना जी, या r बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ओपी बराबर इतना बराबर वेक्टर r, तो वेक्टर r बराबर x आई कैप प्लस y j कैप बराबर वेक्टर r। तो वेक्टर r लिखना होगा तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x आई कैप प्लस y j कैप। इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। सेम इसी बेस पर एक सवाल आपको दिया गया, वह सवाल हम लोग सोल्व करेंगे, सेम इसी आधार पर है।
इसी बेस पर एक जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। यानी मान लीजिए कि लेट पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। और इस तरह से सच दैट माने इस प्रकार से। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं जी? क्या अभी हम लोग पढ़े हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर एपी कहिए या नॉर्मल में एपी कहिए बराबर क्या है? 1 है। कि इस प्रकार है कि इस ओपी का लंबाई कितना है? ओपी का मॉडुलस वैल्यू कितना है? 1 है। एंड एंगल मान लीजिए देते हैं एल ओ पी बराबर एंगल कितना डिग्री दिया गया है जी? एंगल कितना डिग्री दिया गया है? यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एल ओ पी क्या लिख सकते हैं जी? वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो किसी तरह से हम लोग एक्स वाई का मान निकाल लें तो हम लोग को यह डाटा जो पूछ रहा है निकल जाएगा। तो अगर हम आपसे यहाँ कहें एंगल 30 डिग्री है, तो अगर हम आपसे कहें cos 30 डिग्री बराबर, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे जी? OL। तो OL का लंबाई क्या है? x। अब बटा कॉर्न, तो कॉर्न क्या है? OP। तो OP का यानी यहां लिखेंगे OP। तो एक बात देखिएगा बराबर x बटा 1। चेक स्टेप प्रूफ जाइए। तो x बराबर यहां से क्या लिखेंगे? OP इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? यानी 1 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यानी x का मान हो गया √3/2। यही ना। और फिर देखिए कि अगर आपसे हम निकाल रहे हैं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी? sin 30 को क्या लिखोगे? y माने लंब का दूरी, y या कर्ण माने OP। तो y बराबर हो जाएगा OP इंटू sin 30 डिग्री। तो OP माने 1 और sin 30 का मतलब 1/2, यानी हो गया 1/2। इसका मतलब हो गया y का मान कितना हो गया? 1/2। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। तो यदि हमसे यहां से निकालना होगा वेक्टर r कहिए या वेक्टर OP कहिए, तो क्या है? x i कैप। तो x i कैप प्लस y j कैप। तो क्या लिखिएगा? x के जगह पर क्या लिखिएगा? √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। यह किसका वैल्यू हो गया जी? वेक्टर r का वैल्यू हो गया। अब आप क्या पढ़े हैं? क्या लिए हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP कहिए चाहे मॉडुलस ऑफ वेक्टर r कहिए, इसका मान कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। इसके पहला क्वेश्चन में साबित किया है कि r क्या है? इकाई सदिश है। तो यहां चेक कीजिए तो कि जो r आया है इसका मॉडुलस निकालिए। इसका मॉडुलस निकालने पर अगर इसका वैल्यू 1 आ गया मींस आपका डाटा क्या है? सही है। तो पिछला जो सवाल पढ़े थे सब कुछ जहां जहां वहां पर 30 थीटा था वहां 30 डिग्री दिया गया, तो 30 डिग्री रखा गया है। समझ रहे बात में? तो पिछला सवाल बताया गया था, पिछला जो थ्योरी बताया गया था इसी सवाल को समझने के लिए बताया गया था। r बराबर क्या आया था? xi प्लस yj। x का और y का मान निकाल के पुट कर दिया गया। r क्या पढ़े थे हम लोग? यूनिट वेक्टर। तो जो डाटा आया है चेक कर लो यार यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। समझ रहे हो ना बात? मिटाया जाए। चलिए लिख लीजिएगा इसको। आगे पढ़िए क्वेश्चन। अठारह नंबर। यह तो फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन बच्चे जो पढ़े होंगे देखे होंगे। यहाँ कोई रिजल्टेंट फोर्स होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि यह मान लीजिए
एफ है, तो एफ एक बार यहाँ ओ है, या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यह हम लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। यहाँ इसके साथ जैसे एक बार फॉर्मेशन करता है तो क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और यहाँ होता है एफ साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया गया है जी, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी वर्टिकल कहने का क्या मतलब है, देखिएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बारीकी से पढ़िएगा। सदिश विधि से क्षैतिज बल तथा उदग्र से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दिशा में बल ज्ञात करें, जिसका परिणामी उदग्र दिशा में बल P हो। मान लीजिए कि उदग्र दिशा में जो है, यानी वर्टिकल फोर्स जो है वह P माना गया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स यहां से इंक्लिन होता है, फोर्स जो बनाया जाता है, यानी यहां से एक बार जब यह एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, मान लीजिए यह फोर्स F है, तो फिजिक्स में भी हम लोग यह बात को पढ़े हुए हैं और जानते हैं, जब यह एक्स एक्सिस के साथ बनाता है यानी F cos थीटा, और जब y एक्सिस के साथ बनाता है तो F sin थीटा। तो सपोज कि यह बल P है, यहाँ पर यदि रिजल्टेंट P है, तो जब x एक्सिस के साथ बनाता है F cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी F का मान यहाँ से आ गया, फोर्स का मान आ गया 2P। फिर यहाँ हम देखते हैं वर्टिकल फोर्स इज गिवन बाई P1 नाम देते हैं, तो वर्टिकल जब यह y के साथ बनाता है तब इसको क्या लिखते हैं कि F sin थीटा, थीटा की जगह पर कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दिए, F का मान ऊपर से दिया गया 2P इंटू रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P1 बराबर रूट 3P, यानी P1 का मान हो गया रूट 3P। या इसी चीज को बनाने का एक दूसरा भी तरीका है कि आप नॉर्मल एक ट्रायंगल देखिए, तो ट्रायंगल में यहां दिया गया है कि इस ट्रायंगल में आप देखिएगा कि अगर हम यहां से कहें P बटा P डैश, तो ये है P, तब P कहने का मतलब है, P कहने का मतलब है आधार, आप P डैश कहने का मतलब है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसमें होता है जी, आधार और बटा कर्ण किसमें होता है, कोस में। आप वर्टिकल के साथ एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, तो P बटा P डैश बराबर लिखा गया cos 60 डिग्री। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा जी, P डैश बराबर, तो P डैश बराबर हो जाएगा P बाई cos 60 डिग्री, यानी P या cos 60 का मान 1/2, तब P डैश का मान यहां से कितना आ गया 2P आ गया। P2 कर दो, जिससे सेम नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां से P डैश का मान हो गया 2P, क्यों, क्योंकि द फोर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना डिग्री पर झुका हुआ है 60 डिग्री पर। तो यहां से यहां तक आप जानते हैं पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री है तो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अब एक बात बताइएगा कि यदि हम लिखे P डबल डैश अब बटा P डैश, तो इस नीचे वाला जो त्रिभुज है, तो ये भी आधार है, ये भी कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, P डबल डैश का क्या मतलब है, यह साइन आधार, अब P डैश का क्या मतलब है, P माने कर्ण वाला नाम दिया गया है नहीं, यानी P डैश यहां दे दीजिए P डैश, तो P डबल डैश बटा P डैश बराबर cos, अब यहां एंगल कितना डिग्री बचा है 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 30 डिग्री। अब यहां से वैल्यू फाइंड किया है, तो P डबल डैश का वैल्यू क्या आ गया रूट 3P।
तो इस तरह से ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। आप पूरे 18 तक क्वेश्चन जितना आपके पास दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन को जा करके सवाल को खूब बारीकी से पढ़िएगा, और सवाल को पढ़ने के बाद क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हर एक वीडियो को खूब बारीकी से सुनिएगा, देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार प्रयास कीजिएगा, हर एक बात आपका क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे लिनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट की डिपेंडेंट होने के लिए क्या शर्त है और इनडिपेंडेंट होने के लिए क्या शर्त है। अभी तक जितना आज इस चैप्टर में आज जितना ही ज्योमेट्रिकल बातें पढ़े हुए हैं, फिजिक्स के लिए सारी बातें हैं, तो आप इन चीजों को जाकर के जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन को खूब बारीकी से पढ़िएगा, 2-2 बार 3-3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा, और तब जो बनाया गया उस चीज को देखिएगा। यह तरीका हो गया, यह तो साफ नॉर्मल हो गया। कोई भी बच्चा इमेज करेगा, इमेज कर करके दोनों फोर्स निकाल लेगा, अलग अलग फोर्स निकाल लेगा। मान लीजिए 2 फोर्स, एक पी डैश है, एक पी डबल डैश है। एक जो जो आप फिजिक्स पढ़े थे तो कैसे पढ़ते हैं कि जब एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो आप कैसे लेते हैं एफ कॉस थीटा, फिर वाई के साथ बनाता है एफ साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, वैल्यू दोनों जगह पुट कर दिया है। तो आप खूब बारीकी से जब क्वेश्चन पढ़िएगा, आप वीडियो देखिएगा, हर एक बात समझ में आ जाएगा। दिमाग को कंफ्यूजन में लेके चलिएगा, ज्यादा सोचिएगा, सब चीज कंफ्यूजन में, डाउट में चला जाएगा और बाद में फेलियर हो जाइएगा। हर चीज को पढ़िए, टू द पॉइंट सुनिए, वीडियो देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। लगभग इस चैप्टर में हर क्वेश्चन को हम खुद सॉल्यूशन दे दिए हैं, हर एक सवाल बना दिए हैं। जिस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी लगेगा ट्विस्टिंग है, हर एक सवाल आपको यहाँ वीडियो में बना दिया जाएगा। आप अपना परिश्रम जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने जज्बा को, अपने उत्साह को कभी भी धीमा मत होने दीजिएगा। यह जो जज्बा और उत्साह है, यह अपने एग्जाम के समय तक इतना ही बोल्डनेस के साथ रहिए, इनर्जेटिक रहिए, और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही 5-6 महीना है कि आपको आपके कैरियर का जो है फैसला होगा, इसलिए इसमें झुकिए नहीं, अपने ब्रेन को निगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेकर के जाइए। जहां से कुछ नहीं मिलता हो उन चीजों पर न सोचें, टू द पॉइंट सोचिए, क्वेश्चन बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस राह पर जो बच्चे चलते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जितना लीडर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, नेता टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ फेलियर हो जाते हैं। इसलिए अभी समय है, टू द पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सवाल बनाइए और बार बार बनाइए। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। एनर्जी सही डायरेक्शन में चला जाएगा तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर दीजिएगा। आप में अपार क्षमता है, इसलिए थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आप पहचानिए, खुद को पहचानिए, और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। अगला टॉपर आप हैं, यह सोच करके जो है आप वर्क कीजिए, काम कीजिए, निश्चित सफलता प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पे।